मेंबरशिप मेरा एक्टिवेट नहीं है और आप लोगों ने अगर मेरा चैनल शुरू से फॉलो किया है तो आपको पता होगा मैं रेगुलर वीडियो लाता था, लेकिन अभी बहुत फंसा हुआ हूँ काम से। ऊपर से घर वाले डांट रहे हैं कि वीडियो ना बना, क्योंकि अब आप लोग मदद भी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मैं मंथ में एक दो बार मांगता हूँ, अगर किसी को देना है तो प्लीज़ दे दीजिएगा। और अभी तक लाइफ टाइम में जब से मैं यूट्यूब को स्टार्ट किया हूँ तब से मेरा 0 रुपीज़ अर्निंग है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने पिछले मंथ में मांगा था तो मुझे 500 रुपये से भी कम में मिला है। क्या मेरा वर्क इतना भी नहीं है? और हाँ, ये भाई हमको बोलते हैं कि इन्होंने 200 रुपये सेंड किया है। मैं चेक किया था, कभी भी नहीं किया इन्होंने सेंड। कभी नहीं बोल सकता, लेकिन इन्होंने किया ही नहीं है 200 रुपये सेंड। मैंने चेक कर लिया है पूरा। तो बेमतलब का ऐसे कमेंट ना कीजिए। आप थोड़ा समझ सकते हैं मेरी समस्या। मैं आपको बस 1 मिनट टाइम ले लिया, पर ऐसे बेकार के कमेंट ना कीजिए। जिनको भेजना है वो भेज देना। अब आप वीडियो एंजॉय कीजिए, और लॉन्ग वीडियो चाहिए और ऐसे ही रोल लाऊं तो सपोर्ट करो फिर भाई, और क्या कहूँगा। होंग नीचे आते हुए हमारे एमसी से कहने लगता है, मास्टर, जैसा आपने हमें आदेश दिया था कि हमें 8,000 गोश्त आर्मी को संभालना है, हम लोगों ने सारे आर्मी को संभाल लिया। हमारा एमसी कुछ नहीं कह रहा होता, डिमन मन में सोच रहा होता है, क्या मास्टर को हम लोगों का काम पसंद नहीं आया जो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। तो कहने लगती है, मास्टर आप उठ जाओ, आप सोना बंद करो। जिसको सुनने के बाद होंग को तो बहुत गुस्सा आने लगता है। एमसी उठते हुए कहने लगता है, क्या तुम लोगों ने सब चीजों को संभाल लिया? होंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहने लगता है, हाँ, हम लोगों ने जितने भी गोश्त आर्मी है उन्हें हरा दिया, उनमें से कोई बचा नहीं है। होंग मन में सोच रहा होता है, हम लोग अपनी जान की बाजी लगा के इस बैटलफील्ड में सभी को मार रहे हैं जहां हम लोगों की जान जा सकती है, लेकिन नहीं, इसे तो यहाँ सोना है, वो भी इस बैटल फील्ड में। और एमसी होंग के कंधे में हाथ रखते हुए कहने लगता है, ये उतना बुरा नहीं था, तुम लोग ऐसे ही अपने काम जारी रखो। इसे जो क्राउन प्रिंस है वो आ रहा होता है। क्राउन प्रिंस नीचे झुकता है और कहने लगता है, ग्रीटिंग वेनरेबल, ये आप ही की वजह से जो हमारा रेड जियो किंगडम जीत पाया। एमसी कहने लगता है, ठीक है, ये कोई बात नहीं। क्या आपका जो ग्रेट जियो एम्पायर है वो हम थके हुए को कोई ट्रीट नहीं करवाएगा? प्रिंस कहने लगता है, हाँ, ऑफ कोर्स, आप ही हैं जो हमारे किंगडम के लिए सबसे बड़ा योगदान किए हैं, तो आखिरकार आपको कैसे ट्रीट नहीं दिया जाएगा? आपके लिए तो बहुत बड़ा एक बैंक्वेट रखा जाएगा। हमें इम्पेयर पैलेस का हॉल का सीन दिखाया जाता है, जू एम्पायर का, जहाँ हमारे एमसी को वेलकम करते हुए कह रहे होते हैं, वेलकम वेनरेबल, ये आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। वेनरेबल, ये जो मेरे पिताजी हैं वो बैंक्वेट शुरू करने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। एमसी जैसे उसे देखता है वो मन में सोच रहा होता है, क्या ये बुढ़ा इतना मोटा हो चुका है कि ये हम लोगों को मिलने के लिए ग्रीट नहीं कर पा रहा, ये वहीं पास बैठा हुआ है। उनका जो किंग है या जो भी समझिए वो कहने लगता है, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा शरीर अभी इतनी हालत में नहीं है कि आपको अच्छे से मैं वेलकम कर सकूं, इसलिए मैं आपको यहीं से वेलकम करता हूं। भी हमारे एमसी को कुछ चीज महसूस होता है, क्या इसके पास से जो नेचुरल एनर्जी फील हो रही है, ये क्या इस कंट्री का फॉर्च्यून है? एम्परर ऑफ गेट जुओ पीक, महानाया रैम। एमसी कहने लगता है, एम्परर जुओ, आप इन सब चीजों को देख के मन में सोच रहा होता है, मेरे पिछले बॉडी के ओनर के मेमोरी के हिसाब से ये कई देशों में बटा हुआ है, जिनमें हर देशों में उनका खुद का एक फॉर्च्यून होता है, जिसके कारण वो कल्टीवेशन कर सकते हैं और अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं, तक कि वो अपने आप को हील भी कर सकते हैं। ये जो फॉर्च्यून है ये उस अंपायर की, उसकी प्रजा के ऊपर डिपेंड होता है कि उनका फॉर्च्यून कितना भी ज्यादा आगे हो सकता है। मुझे इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये जो नेशनल फॉर्च्यून है उसका इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को हील करने के लिए, तो भी इसका जो हालत है वो उतना ठीक नहीं है। जो एम्परर है वो कहने लगता है, मुझे माफ कीजिएगा वेनेबल, ये मैंने आपको अच्छे से ग्रीटिंग नहीं कर पाया, मैं अपने आप को मूर्ख साबित कर रहा हूँ। एम्परर है वो हमारी एमसी की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा होता है,
आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसकी कल्टीवेशन को देख क्यों नहीं पा रहा? क्या ये किसी आइटम का इस्तेमाल कर रहा है या किसी टेक्निक का? क्या ये सचमुच वल्नरेबल है या नहीं? रैमसी कहने लगता है, एम्परर आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है? एम्परर कहने लगता है, जो घोस्ट क्लैन से नेदरवर्ल्ड से आए थे, वो उन लोगों ने अचानक से हमारे ऊपर हमला कर दिया। बहुत सारे ऑफिसर और मिनिस्टर ये सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ट्रेजर है जिन्हें घोस्ट क्लैन को चाहिए, जिसके वजह से वो लोग हम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी नहीं पता चला कि ऐसा कौन सा ट्रेजर है जो घोस्ट क्लैन वालों को चाहिए। इन सब बातों को सुन के हमारा एमसी कहने लगता है, अच्छा तो मुझे ये बताइए कि आपको ये जो इंजरी है वो कैसे मिली? जहां तक कि मेरी चोट की बात रही, जो घोस्ट क्लैन है वो हमला करे उससे पहले मेरे जो इम्पेरियम टोम है उसमें कोई इंट्रूडर आ गया था, उसे रोकते वक्त मुझे ये चोटें आई है। और जो उसके पास जो ताकत थी वो काफी ज्यादा थी। वो ऐसा लगा कि वो हम लोगों के साथ कोई खेल खेल रहा है, जैसे हम उसके कोई खिलौने हों। बस उसे अपने नेचुरल फॉर्चून के कारण ही उसे यहाँ से हटा पाया। हालांकि वो मुझे वहां हरा सकता था, लेकिन पता नहीं वो मुझे क्यों नहीं हराने की कोशिश किया। वो वहां से वापस जाने की सोचा। कुछ समय बाद हमारे जियो डायनेस्टी में गोस्ट आर्मी ने हमला कर दिया। एमसी कहने लगता है, ऐसा लगता है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो एंसेस्टर टूम से है। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, जहां तक कि मैंने एम्परर की बात सुनी उसके हिसाब से गोस्ट क्लैन के पीछे किसी का हाथ है जो कि एंसेस्टर टूम पे अपना कब्जा लेना चाहता है। इसके पीछे कोई गहरा राज है, वरना इतनी आसान वाले काम को वो इतनी मुश्किल तरीके से नहीं करना पसंद करता। पास तो इतनी ताकत थी कि वो एम्परर को मार सकता है, तो आखिरकार उसने इन्हें क्यों नहीं मारा और यहाँ से वापस क्यों लौट गया? ये बहुत डिफिकल्ट है सोचना कि ऐसे क्यों हुआ, लेकिन मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे सिस्टम है कि मुझे कल्टीवेशन की कोई दिक्कत नहीं। मेरी कल्टीवेशन ऐसे ही बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो मैटर है ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। सॉट डिमन कहने लगता है, क्या यहाँ इतनी सारी अजीब चीज हो रही है? ओंग इन सब बातों को सुन के मन में सोच रहा होता है, मैंने इन सब बातों को कभी हमारे सेंट्रल रीजन में सुना था। ठीक ऐसी चीजें भी यहाँ हो रही है। एम्परर, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या आप हमें एंसेस्टर टूम को देखने के लिए ले जा सकते हैं? एम्परर इस बात को सुन के कुछ नहीं कह पाता, बस वो हैरान रहता है। क्राउन प्रिंस झुकते हुए कहने लगता है, केवल ये अगर आप उस जगह में जाते हैं तो मुझे डर है कि आपके वहाँ के हालात आपको पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जैसे वनरेबल को वैसे जगहों में नहीं जाना चाहिए। डर कहने लगता है, वनरेबल ये आपने हमारे लोगों पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने जितने भी घोस्ट क्लैन वाले हैं उन्हें अपने ही दम पे उन सबको हराया है। इसलिए आपको इन सब चीजों की चिंता ना करके आपको जो इम्पेरियल बैंक्वेट है उस पे जाना चाहिए, जहां आपके लिए राजघराने से एक खाने के लिए पकवान को मंगवाया गया है। माफ कीजिएगा वेरेबल, ये आपका जो रिक्वेस्ट है उसे मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन हम लोग आपको जितनी अच्छे से रख सकते हैं उतनी अच्छे से रखेंगे। और आपको उपहार के तौर पे आप हमारे जो पर्सनल ट्रेजर है उनमें से किसी भी एक चीज को ले सकते हैं। एमसी कहने लगता है, चलो कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही आप लोगों से पूछ रहा था। एमसी मन में सोच रहा होता है, मुझे जो मिशन मिला है सिस्टम के द्वारा वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे रुक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहने लगता है, हाँ मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हैं वेरेबल, ये मुझे पता था कि ये आप सिर्फ हम लोगों से पूछ रहे होंगे। स्टार रीजन के गोस्ट किंग पैलेस दिखाया जाता है। एक किसी पर्सन को दिखाया जाता है जो वहां बैठा होता है, ब्लड को ड्रिंक कर रहा होता है। वो ब्लड जिसमें होता है वो एक ह्यूमन का हेड होता है, जिसे वो दूर फेंक देता है। हा हा हा, ये जो नए बच्चे का ब्लड है ये कुछ ज्यादा ही डिलीशियस होता है। मैंने तो बहुत समय से इस प्रेस्टीज के लिए इंतजार किया था। मेरे जो नाम है वो सभी तरफ गूंजेंगे। इसके बारे में बताया जाता है, यूनिकॉर्न, गोस्ट किंग, अर्ली ट्रिबुलेशन,
रैम अगर मैं उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ ले आऊं तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इंस्टा रीजन में मुझे भी एक बड़ी पद मिल सके। पर क्या हुआ, मुझे बहुत लंबे समय से कुछ भी न्यूज़ का पता नहीं चला है। मैंने सारे लोगों को भेजा है, उनकी ताकत से जिया एम्पायर तो ऐसे ही कब्जे में आ जाएगा। और मुझे जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो गाय है जिसके पास नेचुरल फॉर्चून है। हमें किसी चीज को दिखाया जाता है जहां से कुछ ऊपर आ रहा होता है, ब्लड पूल से बाहर आते ही कहने लगता है, हे बेवकूफ, तुम यूजलेस हो, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। वो नीचे झुकते हुए कहने लगता है, मैं हम्बल आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शांत हो जाए। नेदर अभी इसके 100 डेज हमले के लिए आगे बढ़ रहे हैं, होली वॉर के लिए, और तुम गोस्ट किंग, तुम यहाँ छुपे हुए हो और अपने आप को एंजॉय कर रहे हो। क्या मैं इसका मतलब ये समझ लूं कि जो गोस्ट क्लैन है वो अभी से हार चुका है? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ज़ोआ एम्पायर पे मेरे सारे गोस्ट आर्मी को भेज दिया है हमला करने के लिए। पक्का एम्परर है इन सब हमलों को रोकने के लिए। वो खुद आएगा अटैक करने, मुझे उसकी पूरी ताकत दिख जाएगी तो मैं बिना डरे उसके पास जाके उससे हमला करके उसे हरा पाऊंगा। बेवकूफ, जो तुम्हारी 8,000 की आर्मी थी वो जियो एम्पायर के बॉर्डर के सामने ही पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इससे जियो एम्परर को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इस बात को सुन के वो परेशान हो जाता है और कहने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उनमें 10 महायाना रैम के और बाकी सब कल्टीवेटर भी मामूली नहीं थे। अगर जो उनका एम्परर है वो भी खुद से आके हमला करता तो वो पूरी आर्मी को तबाह नहीं कर सकता था। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। जो एम्परर है उसने इन चीजों को नहीं किया, बल्कि वहां से एक कल्टीवेटर जा रहा था जिसने ये सारी हरकत किया है। उसको वो लोग रिस्पेक्ट से वेनरेबल ये कह कहते हैं। बातों को सुन के गोस्ट किंग कहने लगता है, क्या वेनरेबल? क्या एक महानाया रैम का कल्टीवेटर मेरे प्लान को बर्बाद करता है? मुझे पता तो नहीं कि उसने क्या मेथड का इस्तेमाल किया कि 10 जो ट्रांसेंडेंट रैम के थे उन्हें हरा दिया। मेरे को लगता है कि ट्रांसलेटर में कुछ गड़बड़ होगा क्योंकि कल्टीवेशन के रैम थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं। अब जो भी है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तुम ये पिल्लो, ये तुम्हारा मदद करेगा अंपायर को डाउन करने में। ये पिल नेरल सोल पिल है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा फेल हो। इस बार हम लोगों को जो एनवाय है उसका रिक्वेस्ट को पूरा करना है। वो जो आदमी है वो हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। इन सब बातों को सुन के गोस्ट किंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हमें अगले पल का सीन दिखाया जाता है कि ठंडक गरज रहे होते हैं। वहां हमें एक रेड रंग का किसी चीज को दिखाया जाता है जो कि नीचे जा रहा होता है या नीचे से ऊपर। जितने भी सोल्जर होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं गोश्त के। सभी सोल्जर मेरी बात मानो, सभी हमले के लिए मेरे साथ आगे बढ़ो। अगला सीन हमें एम्पेरर पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां खाने के साथ डांस हो रहा होता है, जहां सभी लोग खाने के मजा उठा रहे होते हैं। सॉट डीमन कहने लगता है, ये ड्रिंक कितना ही स्ट्रांग है। जो लिटिल सियाव है वो मीट खाते हुए कहने लगती है, ये बहुत अच्छा है। क्राउन प्रिंस कहने लगता है, फेरी होंग, क्या आपको ये खाने पसंद नहीं आए? क्या ये सारी चीजें आपके टेस्ट के नहीं है? होंग को इस बात को सुन के बहुत गुस्सा आने लगता है। हमारा एमसी कहने लगता है, अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डाइट पे है। हाँ, मुझे समझ आया कि जो फेरी होंग है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में है। मन में सोच रहा होता है, क्या ये कैसी बकवास बातें हैं? ये सारी चीजें आखिरकार मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं एक ट्रांसमेंशनल ट्रेन का कल्टीवेटर हूँ। मुझे इन सब बेकार चीज खाने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं फेरी होंग, आप खाना नहीं खा पा रही तो आप जो यहाँ के अच्छे म्यूजिक है उसका एंजॉय कीजिए। पल में हमें किसी की कदम दिखाई जाती है। कोई आदमी आगे आ रहा होता है।
हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये इंस्टेंट रीजन का नंबर वन म्यूजिक बजाने वाला है। मैं ओल्ड मैन, मेरा नाम फलाना है। मैं इसका नाम नहीं ले रहा, बहुत लंबा है, ठीक है। मैं आप सभी को अपना ग्रीटिंग देता हूँ। प्रिंस तारीफ करते हुए कहने लगते हैं, ये हमारे इंस्टेंट रीजन का सबसे नंबर वन म्यूजिक बजाने वाला है। यहाँ तक कि इसकी म्यूजिक में डाव छुपे होते हैं कि म्यूजिक काफी कमाल की होती है। यहाँ तक कि एक बार जो नेसस सोल कल्टीवेटर का समय खत्म होने वाले थे उसकी जिंदगी की, तो उन्होंने इस म्यूजिक को सुना। तो उनके साथ ये हुआ कि वो जो मरने वाले थे वो अपनी जिंदगी को बढ़ा बैठे और वो आगे बढ़ गए। स्टार, आप प्लीज इन सब चीजों को शुरू कीजिए। सॉन्ग काफी अच्छा था जिसके कारण सभी लोग रिलैक्स होने लगते हैं। हमारा एमसी तो इस सॉन्ग में भी सो रहा होता है। जो म्यूजिक वाला मास्टर है वो अपने हाथों को रोक देता है म्यूजिक से। वो गुस्से में उठते हुए जाते हुए कहने लगता है, क्राउन प्रिंस, अगर कभी भी आपको मुझे बुलाना है तो मत बुलाइएगा, क्योंकि अगर ऐसा ही फ्यूचर में चलता रहा तो मेरा ना आना ही मेरे लिए अच्छा होगा, वरना जो मेरा फेस है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्राउन प्रिंस कहने लगता है, वेल ये क्या आपको इनका म्यूजिक पसंद नहीं आया? हमारा एमसी तो जमा ही ले रहा होता है। जो म्यूजिक वाला बुड्ढा है वो चिल्लाते हुए घूम के कहने लगता है, हे तुम्हें कुछ नहीं पता म्यूजिक के बारे में, तुम चुप रहो। सॉर्ड डिमन गुस्सा हो जाता है। वो अपने सॉर्ड निकाल के कहने लगता है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर से इतनी इंसल्ट से बात करने की? क्या तुझे मरना है ओल्ड बुड्ढे? क्राउन प्रिंस दोनों साइड को शांत करवाते हुए कहने लगता है, प्लीज आप दोनों रुक जाइए। जो ये है म्यूजिक वाले, इनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, इनकी जो आवाज ही है वो वैसे हैं। आगे का मैं डायलॉग पढ़ा तो मुझे कुछ समझ आया। उतना टाइम जो हमारा एमसी है क्राउन प्रिंस पूछता है तो हमारा एमसी सो सो कहता है। मेरे को लगा जमासी ले रहा है। अब ये सो सो का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सो सो का मतलब होगा कि ठीक है ठीक है जो भी ठीक है। तो ये ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे म्यूजिक को सो सो कहने की? आखिरकार तुम्हें क्या ही पता है, तुम एक ऐसे हो जिसे सिर्फ फाइटिंग करना आता है। तुम्हें आखिरकार म्यूजिक के बारे में कैसे पता हो सकता है? क्राउन प्रिंस उनसे शांत होने के लिए कह रहा होता है, मास्टर, हमारे एमसी के पास सिस्टम का टास्क आ जाता है। होस्ट, आपको ऑप्शन दिया जाता है, पहला, आपको इन्हें मार डालना है गुस्से में। आपको इसके रिवॉर्ड के तौर पे 10 हाई लेवल के स्पिरिट क्रिस्टल मिलेंगे। ये टॉप ग्रेड का कॉन्फिंग मिल्क का फ्लेवर, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट रिवॉर्ड के तौर पे 10 टोन मिलेंगे, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि इनको खुद से मजबूर करना है कि इन्हें शर्म आ जाए। अब समझ ही गए होंगे आप लोग। मेरे ख्याल से ये जो कुनपेन है उसके लिए कुछ खाने का है जिससे उसका ग्रोथ बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे अब। क्या अभी के समय में ऑप्शन मिशन, ये जो पहला ऑप्शन है इसे अगर मैं चुनता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरी इज्जत भी उतार देगा, तो मुझे ये पहली ऑप्शन तो चाहिए ही नहीं। और जो ऑप्शन टू है उसके हिसाब से अगर इसको ले लेता हूँ तो ये कोई लेजेंडरी टेक्निक या लेजेंडरी कुछ है नहीं, लेकिन जो कुनपेन है उसकी ताकत को और उसकी ग्रोथ को बढ़ा देगा, तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, ये उतना बुरा भी नहीं है। फिर मैं उसकी ताकत और बढ़ा के और रोला मार सकता हूँ। माना एमसी उस ओल्ड मैन से कहने लगता है, ये क्या सिर्फ म्यूजिक प्ले नहीं करना है, मैं भी कर सकता हूँ इसे? मैन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसे कहने की? मैं हजारों सालों से अलग अलग टीचर के पास जाके म्यूजिक की स्टडी की है और मैंने अपने इस चीजों को इतना परफेक्शन पे लाया है। आखिरकार तुझे क्या ही पता होगा इस म्यूजिक के बारे में कि ये क्या है?